सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल अब पहुंच चुका है करनाल में। करनाल कुछ दिनों पहले तक, या जब तक नई विधानसभा हरियाणा में नहीं आ जाती तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की असेंबली है। खट्टर साहब यहाँ से रहे एमएलए और बाय इलेक्शन में नायब सिंह सैनी ने भी यहाँ से ही अपना चुनाव जीता, लेकिन अब वो चुनाव कहीं और से लड़ रहे हैं। तो करनाल में हम पहुँचे हैं और करनाल में हमारे साथ, जैसा हमेशा होता है, करनाल की ज़बरदस्त जनता भी एक बार ज़बरदस्त तालियों से अपना ही स्वागत कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराऊंगा, लेकिन ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं कि करनाल में ये जो पूरी जीटी करनाल रोड है, इसको माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर थोड़ा एज रहता है। क्या इस बार इस चुनाव में अलग हो रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या समीकरण बदले हैं और किस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं वो इस चुनाव में सामने आ रहे हैं? क्या मुद्दों पर वोट हो रहा है, मजबूरियों पर, परेशानियों पर वोट हो रहा है, या जैसा हमेशा होता रहा है कि जाति समीकरण देखकर कौन किसका ऊंचा, किसको किसका वोट बैंक, उस पर अभी भी चुनाव चल रहा है? तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग। करनाल में घूमे भी, लोगों से बातचीत भी की, बीच बीच में आपको वो भी दिखाएंगे कि जनता का यहाँ पर मत क्या है, यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा स्वागत आपका करिए हमारे मेहमानों का हमारे साथ जो इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कृष्ण गुतेल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबलोचन सिंह साहब जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपका स्वागत। जितेंद्र रॉयल साहब जुड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं और जेजेपी आज़ाद समाज पार्टी कंबाइन के, आपका भी स्वागत सर। और सुनील बिंदल साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं करनाल से। तो हमारे मेहमानों से आपका तारुफ हो गया। आप जैसा हमेशा करते हैं, शुरुआत करते हैं, हम कुछ सवाल पूछेंगे और फिर उसके बाद जनता के पास भी चलेंगे उनके मुद्दों की बात करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहता हूँ, एक एक करके सबसे शुरू करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहला सवाल लाजमी है, आप पर ही आएगा। करनाल मुख्यमंत्री एमएल खट्टर दो बार उन्होंने मौका मिला यहाँ से एमएलए बनने का, और बाय इलेक्शन हुआ, नायब सिंह सैनी साहब यहाँ से मुख्यमंत्री जब वो बने तो करीब 40,000 वोटों से जीतकर वो असेंबली में गए। अब जनता ये सवाल पूछेगी कि सैनी साहब को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि उन्हें ये सीट छोड़कर लाडवा पहुंचना पड़ा। वैसे ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो एक बार एक ही जगह से एक बार ही चुनाव लड़ते हैं। शुरुआत उन्होंने करी, उसके बाद एमपी कहीं और से बने, और फिर करनाल से बाय इलेक्शन, और अब लाडवा पहुंच गए। क्यों ना मान लिया जाए कि उन्हें समझ में आ रहा है कि जनता का समर्थन नहीं है, इसलिए सीट छोड़ के भागना पड़ रहा है? क्यों ना ये मान लिया जाए कि नायब सिंह सैनी ऐसे दमदार नेता हैं कि हर बार नए स्थान से भी लड़ते हैं और अलग अलग स्थान से लड़ते हैं, तो वहां से जीत कर आते हैं। उल्टा ही क्यों सोचना? मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ उपचुनाव लड़ा, करनाल की जनता ने जबरदस्त उनका साथ दिया, हमारे विरोधियों के सारे तिकड़मों को फेल किया, और पार्टी ने तय किया कि नायब सिंह जी करनाल के स्थान पर लाडवा से लड़ेंगे। तो हमारे सिपाही, हमारे योद्धा नायब सिंह जी अब लाडवा से जीत कर आएंगे। करनाल की जनता के साथ धोखा नहीं कर दिया जी आपने? नहीं साहब, धोखा नहीं। सुन लीजिए धोखा कैसे कहेंगे? मैं बताता हूं कैसे कौन कर से दिया। शास्त्र में लिखा है कि धोखा है? कहां संविधान में लिखा है कि जिस सीट, अगर आप सीट बदल लेंगे तो धोखा होगा? तो अब सवाल यह है आपसे कि जिस करनाल की जनता ने 6 महीने पहले उन्हें चुना, इस उम्मीद से चुना होगा कि मुख्यमंत्री जी यहां से चुने जा रहे हैं तो आगे भी हमारे लिए कुछ काम करेंगे। जनता को छोड़कर वो लाडवा पहुंच गए। तो क्या जनता ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 4-5 महीने यहां पर हमारे को ठगा और अब कहीं और पहुंच गए? समझिएगा आप, मुझे आपके शब्दों पर आपत्ति है जी। कोई प्रत्याशी उतारा गया, वो जीत गया, और उसका अगर चुनाव क्षेत्र बदल गया तो इसको ठगना कहते हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं, कौन सा दल किस व्यक्ति को कहां से लड़ाए, ये उस राजनीतिक दल
उसके नेतृत्व का निर्णय होता है, उसमें धोखा, उसमें ठगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो करते हैं जो किसी दूसरे के राजनीतिक एजेंडा पर चल रहे होते हैं। कृपा करके दिक्कत यही है भाई साहब, अन्यों के जनता एजेंडे की पर, बातें जब सुननी अन्यों होती के है ना, एजेंडे पर सवाल ना पूछिए। कोई बात नहीं, सवाल पर आइए। कोई सवाल पूछ लिया, शब्दों का और चयन ठीक रखिए। मैं ये आपसे मुझ निवेदन पे छोड़ करूंगा। दीजिए। मेरा जैसे कि अधिकार है। आपकी पार्टी मेरा तय करती है अधिकार कि मुख्यमंत्री जी मेरा 6 महीने अधिकार है। लाडवा से, शब्दों का चयन तो ठीक जैसे करना कि पड़ेगा। आपकी पार्टी तय करती है कि मुख्यमंत्री जी 6 महीने करनाल से और फिर लाडवा जाएंगे, शब्द तो मेरे पास छोड़ दीजिए, जनता तय कर लेगी, जैसे आपके लिए भी तय शब्दों के करना है। चयन तो ठीक करना कांग्रेस पड़ेगा आपको। आप कांग्रेस जवाब पार्टी, दीजिए। मैं आ रहा हूं। वीरेंद्र सिंह जी चौहान बड़े बड़े कथावाचक हैं, 2 घंटे लगा रहे हो, ये जवाब देते रहेंगे, इसलिए अगले किसी पे सवाल करो। भाई साहब, सिंह जी, एक मिनट त्रिलोचन सिंह अगर जी, त्रिलोचन, एक मिनट सिंह सर जी, आप क्या हैं फिर? आपके और उनके बीच में नहीं है सर। कथावाचक कोई भी हो, सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे तो आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। दिक्कत यह है कि जलेबी घुमाने की आदत है। मैं आपसे पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी से सवाल बार बार ये उठ रहा है। आज प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे, आप ही ने उनको मौका दिया और उसको मौके को भुनाने में प्रधानमंत्री जी पूरी अपनी कोशिश करेंगे। हर पार्टी का पूरा हक है। कह रहे हैं दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी। स्मृति ईरानी यहां पर आई, उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस पार्टी इतनी आरक्षण की बात करती है, बीजेपी का डर दिखाती है, तो क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते कुमारी शैलजा को अपना मुख्यमंत्री। राहुल गांधी हाथ से हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दिल से दिल मिलते दिखाई नहीं पड़ रहे भाई साहब। ये पार्टी का मुद्दा है, पार्टी तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। जब हमारी पार्टी ने पहले कह दिया भी विधायक बनने के बाद हम बाद में तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी जी आप जवाब दे देना, किसी और को बैठा दें आज, तो मैं जवाब देते हैं। तो फिर मेरा सवाल आपसे ये होगा, अगर पार्टी को तय करना है तो मान लें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और साथ में सुरजेवाला साहब अनुशासनहीन कार्यकर्ता हैं जो बार बार कहते फिर रहे हैं हमें मुख्यमंत्री बना दो। तो जो कहने को कोई करेगा, लेकिन पार्टी हाईकमान इसका फैसला करेगी। मैं कह सकता हूँ कल को मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे को टिकट नहीं मिली, सुमिता ही लड़ रही है, पार्टी डिसिप्लिन की बात है। जब डिसिप्लिन भंग होगा फिर वो देखेंगे, लेकिन पार्टी तय करेगी। नरेंद्र मोदी तय नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी अपना तय करें। नागालैंड के अंदर दलितों के साथ क्या हुआ वो बात नहीं है, एक बार नहीं कही। हरियाणा की बात कर रहे हैं। आपसे सवाल नहीं था, आपसे सवाल नहीं था, डर लग रहा है, आपसे सवाल नहीं था, आपसे सवाल आपने नहीं कहा, पूछा यही सवाल। सबसे पहले शुरुआती सवाल पूछ लूं, उन्होंने भाई साहब ने अपना जवाब दे दिया, आपने जलेबी घुमाई थी इसलिए हम थोड़ी देर ज्यादा लग गए उसमें। आईएनएलडी और बीएसपी कहां खड़ी है इस चुनाव में सर? क्योंकि सवाल ये इस वजह से उठ रहा है कि मैं जहां पर भी जाता हूं, करनाल विधानसभा छोड़ दीजिए, ऐलनाबाद होकर आया, वहां पे भी लोग कह रहे हैं सीट फंसी हुई लग रही है। अगर आपके सारे नेताओं की सीट फंसी हुई लग रही है तो इस चुनाव में आपको लगता है कि कुछ दाल गलने वाली है? देखिए, आज इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, गठबंधन इस हरियाणा प्रदेश के अंदर मजबूती से जो है कि चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर जो है कि सीट फंसने की जो बात है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बुरी तरह से फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जो है आज गुटों में बटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जो है डरी हुई है। दोनों के अंदर जो है कि ये कसमकस चल रही है कि जो है कि कौन सरकार बनाए, लेकिन इनके बीच के अंदर जो है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कश्मकश चल रही है कि कौन सरकार बनाए। आपको जनता वहां पे भी नहीं मान रही कि आप सरकार बनाने की स्थिति में, आप खुद कह रहे हो कश्मकश उन दोनों की है। देखिए, जो बात जनता कह रही है वही आप भी कह रहे हो कि लड़ाई इन दोनों के बीच की है, कश्मकश उनकी है। देखिए, इनके ऊपरले स्तर से जनता जो है कि चौधरी देवीलाल जी की नीतियां जो उन्होंने लागू करने का काम किया, आज पूरी जनता चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से जो है कि प्रभावित है। जैसे कि उन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू करने का काम किया, किसानों के कर्ज माफ करने का काम 20 किया। साल से जनता प्रभावित नहीं हुई आप लोगों से। देखिए, प्रभावित हुई है, हमने आप सरकार बनाने का हमने काम किया और अब की बार बगैर अभय चौटाला के जो है कि किसी भी की सरकार जो है कि वो नहीं बनेगी। यानी कि आप भी ये उम्मीद मान के चल रहे हो कि हमारी तो बनेगी नहीं, लेकिन हम कहीं ना कहीं बैसाखी का काम करेंगे किसी ना किसी के लिए। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, आपने कहा कि हमारे बिना नहीं बनेगी, आपने ये नहीं कहा कि हमारी बनेगी। कोई बात नहीं, जेजेपी पे आ जाते हैं। 4.5 साल आप भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, इस बार आप चुनाव लड़ किसके खिलाफ रहे हो? अपनी सरकार के जिसमें आप हिस्सेदार थे या कांग्रेस पार्टी के? करनाल का चुनाव गरीब और अमीर का चुनाव है। करनाल की लड़ाई गरीब और अमीर की है। ताऊ देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने एक गरीब व्यक्ति को टिकट दिया है। सभी अरबों खरबोपति मेरे सामने है, मैं एक आम गरीब आदमी हूँ। पर सर एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं करनाल गरीब और अमीर की लड़ाई है,
आप भी मान रहे हैं करनाल में बहुत कुछ काम नहीं हुआ, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल जी। 4.5 साल तो आप भी सरकार में थे, तो आपने करा क्यों नहीं दिए यहाँ पे सारे काम? हमारे 10 MLA थे, पूरी मेजोरिटी हम काम करनाल के काम सर कराएंगे। जब तक सत्ता में रहो तब तक 10 MLA ठीक है, और जब सवाल पूछो कि सरकार ने क्या किया तो हमारे तो 10 ही थे, हमारी 20%, उनकी 80%। जितना हमारे से सत्ता में हमने रहो, किया। सत्ता की मलाई तक ठीक है, उसके बाद सवाल पूछो तो जी जितनी उनकी हमारी जिम्मेदारी। चली हमने काम किया है। ठीक है, आते हैं उस पे हमारे भी। घोषणा पत्र में देखो आम आप। आदमी पार्टी के आप कैंडिडेट हैं। आम आदमी पार्टी जो अब से 15 दिन पहले तक कांग्रेस के दरवाजे पर 3 से 4 सीट लेने के लिए उतावली दिख रही थी, अब हरियाणा प्रदेश की जनता क्यों यकीन कर ले कि आम आदमी पार्टी इस खेल में कहीं खड़ी भी है? देखिए, लोग भारतीय जनता पार्टी के और जेजेपी के 10 साल के कुशासन से हरियाणा के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस समय हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी जो कि भ्रष्टाचारी और जुमलेबाज सरकार है, इसको सत्ता से हटाना है, अरविंद केजरीवाल को लाना है और आम आदमी कब पार्टी को पता लाना चला जी है। आपको जनता ने ये मन बनाया? क्योंकि 15 दिन पहले तक तो आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, 3-3 हमें सीट दे दो। नहीं, हमारी तो कोई 3 सीट की बात नहीं हुई। यदि 3 आपके सीट माननी नेता ये होती तो हम कहते लोग फिर रहे इनसे थे। समझौता कर लेते। आपके बड़े नेता ये सर, हम कहते तो फिर रहे 90 थे। की 90 विधानसभाओं पर लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो तब ना जब आपको जितनी सीट चाहिए थी मिले नहीं। आपके सारे नेता बयान दे रहे थे, हमारी आरजू भी है, हम चाहते भी हैं और हमारी बातचीत चल भी रही है, तो दाल गली नहीं तो हम 90 पे लड़ेंगे, सर, वरना हम उनसे जो भी सीट सर, ये मिलेगी उस दाल पे करने लड़ेंगे। की बात नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार को हरियाणा के शासन से हटाने की बात थी। तो भ्रष्टाचार और जुमलेबाज सरकार को हरियाणा के सत्ता से हटाने की बात तो थी। इस बार की लड़ाई सैनी साहब से या हुड्डा साहब से? हमारी तो हुड्डा साहब से लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों ने 2019 में ही बाहर निकाल दिया था। अब जरा 2-3 सवाल ले लेते हैं, फिर थोड़े स्पेसिफिक करनाल के मुद्दों पर भी आएंगे। हाँ जी मैडम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता धनखड़ है और मैं एक महिला और एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी होने के नाते मैं बीजेपी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। इन्होंने संदीप सिंह का क्या किया? ना तो उनको पद से हटाया, ना उनके साथ कुछ किया। दूसरा सर कि इनको मैं ये पूछना चाहती हूँ, एलविश यादव को तो ये सम्मानित करते हैं और खिलाड़ियों को ये घसीट ठीक है। पहला सवाल है, जरूरी सवाल है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भारतीय जनता पार्टी का ही है। संदीप सिंह आपको याद होंगे, आपकी पार्टी में कुछ दिन पहले तक मंत्री हुआ करते थे, उन पर बड़े गंभीर आरोप लग गए और गंभीर आरोप लगने के बाद महीनों तक, 6 महीने से ज्यादा की लड़ाई लड़ने के बाद उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्यों ये ना माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी, बृजभूषण शरण सिंह आपके एमपी होते थे, उनके खिलाफ विनेश फोगाट और बाकी पहलवानों ने दिल्ली में लड़ाई लड़ी। कैसे अब आप प्रदेश की जनता को यकीन दिलाएंगे कि बीजेपी महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए आगे खड़ी है? देखिए, देश और ये जो देश है ये कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ या यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी गंभीर आरोप लगा दे, केवल किसी के आरोप लगा देने से किसी को तत्काल या सप्ताह भर में फांसी लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। चाहे संदीप सिंह हो, चाहे कोई और हो, किसी के भी अपराध की सजा देने की व्यवस्था संविधान में है। संदीप सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ, जांच हुई और जांच की प्रक्रिया में वो अदालत का सामना कर रहे हैं। मुकदमा ऐसे कौन ही- सा दायर हुआ? एक मिनट, मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, कानून ही संदीप सिंह को सजा देगा। आप, मैं या कोई व्यक्ति खड़ा होकर के भीड़ में से सजा नहीं दे सकता। आपने बात करी हमने बात करी संदीप सिंह का कॉन्स्टिट्यूशन बचाव की। नहीं किया। मैं बताता हूं आपने जी। कैसे बचाव किया। नैतिकता भी कुछ राजनीति में होती है, तो कानून- आपकी मर्जी है। कानून- एक मिनट, कानून, आपने बोल कोई लिया, अदालत आपने नैतिकता बोल लिया, से- अब आप सुन कोई- लीजिए, फिर मैं- जवाब दीजिएगा। आपने नैतिकता आपने अपनी कहा। बात की, मैं पूरा तो कर लूं, आप पूरा उत्तर कर लूं, सुन लीजिए। पूरा कर लूं। नैतिकता पर कह वहीं दूं? रुक गया, उससे आगे भी तो पूछने दो भाई साहब। कितने सवाल एक साथ पूछोगे? 10-10 मेरा काम है मुझे और उत्तर आपका तो देना काम, पड़ेगा। आपका काम है एक एक करके उत्तर मेरा देना। उत्तर तो तो अब लोगे। आप मेरा सवाल आपने अपना उत्तर खत्म कर लिया था। पूछिए। संदीप सिंह के खिलाफ जब एफआईआर कहां से करवानी पड़ी? कोर्ट के थ्रू। कोर्ट से। आपको भी पता है, आपको भी पता है। और अगर आपने कहा कि जांच प्रक्रिया होगी जब पूरी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा, तो संदीप सिंह ने क्या गुनाह किया था भाई साहब? कैबिनेट से बाहर क्यों बैठा दिया फिर उन्हें? अगर जांच प्रक्रिया में वो पाक साफ हैं, तो कैबिनेट से बाहर क्यों, इस बार टिकट क्यों नहीं दिया? आपको शायद मालूम नहीं, कंप्लेनेंट ने जब जाकर के चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी, सामान्य प्रक्रिया के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दुष्प्रचार मत करिए। हाईकोर्ट की अदालत थोड़ी- में- हाईकोर्ट की अदालत आपको थोड़ी में- वो याद है क्या क्या मुझे- कहा गया था? मुझे आपसे ज्यादा याद है।
थोड़ा सा आप ही बता दीजिए हमने फिर। पल एक भर मिनट के एक मिनट लिए, एक सुन मिनट लीजिएगा। आपको याद है ना सर, हमने रत्ती अदालत भर- ने 3 चीजें जो हमने- कही थी अभी वही आप- बता दीजिए। अब आपको सवाल याद भी है, आप- आपको सवाल भी याद आप है, देंगे, कमेंट भी आपको आप याद देंगे। है, बिल्कुल मुझे मेरा उत्तर हक तो है। दे दीजिए। अब मेरा आप भी कोई मेरा हक होगा। मैं आपको फिर बिल्कुल मुझे आपके बुलाया, उत्तर तो हक देने से दीजिए। जवाब इसीलिए आपने 2 वाक्य पूरे नहीं आपने करने दिए। कहा कि आपने अदालत 2 में जो वाक्य- हुआ उसका मुझे ज्यादा ज्ञान है। हाईकोर्ट में मैं- एफआईआर को लेकर 3 क्या बातें कही गई थी सरकार पर, जरा वही बता दीजिए, आपको ज्यादा ज्ञान है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, साफ सुथरी बात कह रहा हूं। कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी, उसके बाद जो प्रक्रिया इस देश के कानून में किसी भी मामले में जांच करके उसको आगे बढ़ाने की होती है, उसका संदीप सिंह के केस में अनुपालन हुआ है। आप ये मुझे बता दीजिए, एक सवाल, बस एक टिप्पणी, क्या इस देश की कोई भी नहीं, अदालत नहीं। कोई भी अदालत इस देश की नैतिकता के आधार पर निर्णय करती है क्या? तो संदीप नहीं सिंह को करती बाहर क्यों साहब, निकाला नहीं गया होता। सर? कहाँ निकाला गया यहाँ संदीप एक सिंह को? लड़की- सर एक मिनट सर, आप पे भी आ रहा हूँ, बात आप सुनिए, हर आप पे बात भी आ झूठ बोलते जा रहा हूँ, रहे आप पे भी आ रहा हूँ। संदीप सिंह पे आपने कहा कि सब कुछ अनुपालन हुआ है। यही अनुपालन क्या विनेश के केस में भी हुआ था जब ब्रिजभूषण शरण सिंह पे? मैं हर मामले आपसे में- सवाल हर पूछ रहा हूं, मामले में सुन हमने- लीजिए, सुन हमने लीजिए, कानून का सुन पालन लीजिए, किया, वो भी संविधान का पालन आपने किया, नहीं किया, हमने कोर्ट ने कहा आपसे था, कानून का हमने पालन बताया करवाया, था, हमने कोर्ट बताया ने था। दिल्ली पुलिस को कहा, उसके बाद एफआईआर हुई, कोर्ट के हमने- कहने के बाद हमने ये एफआईआर बताया दर्ज हुई था, आपको और याद उसके बाद होगा। हुआ। आज वो राजनीति हो रही थी, ये जुलाना में पता चल रहा है ना, भी पूछ लो। एक मिनट राजनीति कैसे खेली एक- जा एक रही मिनट, एक थी। मिनट। राजनीति, खेल के नाम पर राजनीति, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक हरियाणा मिनट, की एक कांग्रेस मिनट, कैसे एक कर रही मिनट, थी। आपका अदालत- सवाल हो गया। अब संदीप सिंह के मामले में अदालत सर्वोच्च है, जब तक अदालत कुछ एक हर मिनट मामले में अदालत अब सर्वोच्च है। मुझे अपनी बात करने दीजिए। हर मामले में अदालत तो सर्वोच्च फिर है। तो फिर इसमें इस राजनीति और खेल कैसे जुड़ गया? अदालत ने अभी तो कहा नहीं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह बिल्कुल पाक साफ है, मैंने तो भी नहीं आप कहा। उसको राजनीति क्या कहा कह मैंने रहे कहा हैं? क्या? आपने कहा कि मैंने राजनीति कहा। हो रही थी। अच्छा, उत्तर अगर दो। जो अब बीजेपी उत्तर का दो। ना हो, अब उत्तर दो। जो बीजेपी का ना अब हो, उत्तर सुनो। एक सवाल और उसके साथ जोड़ देता हूं, फिर दीजिएगा। विनेश फोगाट सिल्वर मेडल से चूक गई जहां पे ओलंपिक में गई थी। विनेश फोगाट को आप देश की बेटी मानते हैं क्या? निश्चित तौर पर देश की बेटी है। तो खट्टर साहब क्यों कह रहे हैं कांग्रेस की बेटी है? आज वो कांग्रेस की प्रत्याशी है, तो उसको भाजपा की प्रत्याशी कैसे कह देंगे? कांग्रेस की बेटी- प्रत्याशी को ये कहते हैं भाजपा की प्रत्याशी कहें। हरियाणा की बेटी तो है, एक मिनट, हरियाणा की बेटी एक तो अरे मिनट। भाई, भाई साहब, अरे भाई, भाई जब साहब, खिलाड़ी के रूप में है, शब्दों का चयन, शब्दों का चयन, मैंने सुनिए, प्रत्याशी नहीं कहा, आप खट्टर सुन साहब लीजिए। ने कहा कांग्रेस की उत्तर बेटी तो है, सुनिए ना। यानी कि देश की लड़की उत्तर जो सुनिए। कांग्रेस में चली गई वो कांग्रेस की उत्तर तो बेटी, सुनिए जो ना। बीजेपी में वो बीजेपी की उत्तर बेटी, सुनिए, उत्तर भारत सुनिए। की बेटी नहीं है। अब उत्तर सुनिए, उत्तर सुनोगे ना। हमने जब विनेश फोगाट खिलाड़ी के रूप में मैदान में है, भारत के तिरंगे के साथ आगे बढ़ती है, भारत की बेटी है, भारत की बेटी रहेगी खिलाड़ी के रूप में। जब वो राजनीतिक खिलाड़ी है तो कांग्रेस की ही बेटी कही जाएगी। बहुत सही, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी नहीं में भाई। महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बेटी। जब वो देश चुनाव की लड़ने आएंगी लड़कियां तो अलग भाजपा की अलग कहीं कहलाएंगी। अलग प्रत्याशी और बेटी कांग्रेस- कहने में बहुत कांग्रेस फर्क की होता है। प्रत्याशी शब्दों को- का चयन खट्टर साहब को कांग्रेस बताइएगा की सर। प्रत्याशी को कांग्रेस कांग्रेस पार्टी की ही कहा जाएगा। ये जो उन्होंने सवाल उठाया सही बात है। अगर किसी को भी इसके साथ अन्याय हुआ, जैसे विनेश कहती हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ, अगर विनेश के साथ अन्याय हुआ तो क्या कांग्रेस से जुड़कर ही न्याय मिलेगा? न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उनको इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए था? अगर वो राजनीति में आ जाएंगी तो सवाल तो उठेगा कि राजनीति में पहले से ही आपका प्लान चल रहा था। क्योंकि उसको अधिकार नहीं है क्या राजनीति में आने का? जब ये सड़कों पर घसीट सकते हैं, इनको अधिकार था सड़कों पर घसीटने का। अगर राजनीति में आ गई, हरियाणा की बेटी रहे, हिंदुस्तान की बेटी रहे, संदीप सिंह आज अगर इनकी वॉशिंग मशीन में आ जाता, ये मुकदमा साफ कर देते। तो आपको लग रहा है नवीन जिंदल, सर, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल नवीन रहा है। जिंदल पे मुकदमे थे, जब इनकी वॉशिंग मशीन में आकर उनका एमपी टिकट दे भाई दिया। साहब, जो नवीन तो ये जिंदल कैसे वाली बात आप कर रहे हो देंगे? ना, इसमें थोड़ी सी कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है। अब उन्हें कह रहे हो कि ईडी के दबाव में जब तक आपके साथ थे तब तक पाक साफ थे, यानी कि नवीन जिंदल हमारी सरकार ने हमारी सरकार ने मुकदमा दर्ज किया था। तो ईडी में हमारी सरकार में खून, ऐसे हमारे लोग वाला पानी। ऐसे लोगों इनका को खून, ऐसे खून, लोगों हमारे को वाला पार्टी पानी। में कांग्रेस अगर लेती है जो थोड़े से प्रेशर में पिघल जाएं, तो कांग्रेस को सोचना होगा कैसे नेताओं को आपने लेकर बैठा रखा है अपनी पार्टी में। आ रहा हूं सर, हिंदुस्तान के आ रहा जो संविधान को मानते हैं उनको लेती है, ये तो मानते नहीं किसी संविधान को। सर, जब तक वो आपके साथ रहते तब तक संविधान, तब तक उनके ऊपर सब पाक उनके साफ। ऊपर मुकदमा दर्ज था। हर- उनको टिकट नहीं दी गई पिछली बार, अब इन्होंने दे दी टिकट। पिछली बार कब दी गई टिकट? पिछली बार तो उन्होंने टिकट ली नहीं थी भाई साहब, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे आके कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। बिल्कुल टिकट दी नहीं गई उनको। पिछली बार वो शायद मोदी जी की लहर से डर गए होंगे, उन्होंने हाँ, कहा मैं फिर चुनाव मोदी नहीं जी लड़ना का चाहता। दबाव मैं था, पूछ अगली रहा बार दे देंगे हूं, आपको। उन्होंने खुद कहा था। लेकिन महिला सुरक्षा की जो बात हो रही है सर,
कहाँ आप लोग खड़े हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसे कैंडिडेट का एलनाबाद छोड़कर सिरसा में जाकर कानून से उनको जरूर राहत मिल गई है। मैं गोपाल कांडा की बात कर रहा हूँ, गंभीर आरोप उन पे भी लगे थे। आपको लगता है कि इस तरह के प्रत्याशियों के साथ जब आपकी पार्टी खड़ी दिखती है, जिसको कहा जा रहा है कि बी टीम है, अब किसकी बी टीम है जनता जानती है, तो आपको लगता है कि जनता को, आप महिलाओं को आप ये बात यकीन दिला पाओगे कि आप भी महिला सुरक्षा में अग्रसर हो? देखिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान संदीप का मामला भी आपके सामने आया। और दूसरा, कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कि एक दलित की बेटी को जो है उसके साथ रेप करके हरियाणा पे आ जाते हैं जी। हाँ। कांडा साहब पे जब तक इल्जाम लगे रहे, जब तक चलता रहा, सबसे ज्यादा समर्थन INLD का रहा उनके साथ। देखिए यहाँ पर जो है कि कांडा का जो सवाल है, कांडा चुनाव लड़ रहा है, वो निष्पक्ष जो है कि वो जात रूप से चुनाव लड़ रहा है। दूसरा जो है कि झंडे आपके लगा रखे हैं, साथ में रोज दिखाई पड़ते हैं चौटाला साहब के, तो ये मत कहिए आजाद रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। चौटाला परिवार जो है, बार-बार चौटाला परिवार का एक हरियाणा प्रदेश के अंदर नाम है। चौटाला परिवार का नाम लेकर अगर कोई वोट लेना चाहता है तो वो ले, वो तो जनता बताएगी तो वो चौटाला किसको साहब जिताने का काम चौटाला करेगी। साहब को नहीं पता चल रहा उनके साथ कौन बैठा है? फोटो आ रही है उनकी चुनाव में प्रचार करते देखिए, इस घूम रहे चुनाव हैं के वो। दौरान सब अभय सिंह जानते जी से हैं, पूछ लें ये। कांग्रेस को भी अभय जानते सिंह जी हैं से और पूछ लीजिए जो है कि अभी। बीजेपी को भी जानते हैं। यहाँ पर जो है कि कांग्रेस भी जो है कि भाई साहब, ऐसे बड़े दिलदार नेता वही अभय- होंगे कि अभय अपना सिंह जी चुनाव से छोड़ पूछ लेना के चाहिए अभी। अपना चुनाव छोड़ के किसी को जानने में सिरसा पहुंच जाएंगे मदद करने के लिए। देखिए अपना यहाँ पर कैंडिडेट तक आपने वहां यहाँ बैठा पर रखा है। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे ठीक है। हैं। आम आदमी दूसरा पार्टी मेरे सर एक मिनट, आम आदमी पार्टी महिला सुरक्षा, मैं आपसे सवाल पूछूं, आप खुद चुन लीजिए या ना पूछूं, क्योंकि आपके एक सांसद हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पिटाई हो गई। जो मुख्यमंत्री जी के घर पर सुरक्षित ना हो, उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं महिला सुरक्षा की? स्वाति मालीवाल के विषय में आप बात कर रहे हैं जी, सांसद स्वाति अभी भी मालीवाल है। के साथ हुआ क्या? वो क्या तो हुआ? मुझे नहीं पता कुछ जी, आप आपको बताओ। कैमरे पर दिखाई दिया क्या? अदालत जब तय वो उनके करेगी घर जी। से वापस आ रही थी, अदालत तय कुछ आपको करेगी ना। दिखाई दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मान के भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, तो आप मान के चल रहे हो कि ये राजनीतिक साजिश है? ये बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। तो ये बात अगर संदीप सिंह के बारे में कहे राजनीतिक साजिश है, तो वो भी मान लोगे ना? कैसे मान लेंगे जी? क्यों जी? क्यों अपना- मान लेंगे? अपना नहीं खट्टर मान लेंगे, साहब ने पर खुद उनका मान खड़े होके लेंगे। कहा, अपना एक्शन नहीं नहीं मान लेंगे, पर उनका मान लूंगा, लेंगे। नहीं लूंगा। आप हरियाणा की बात करें। खट्टर साहब ने कहा खुद, एक्शन नहीं लूंगा। आपने कौन सा एक्शन लिया? हमने कब मना किया एक्शन कौन लेने सा से? एक्शन? संदीप हमने सिंह कौन के सा विरुद्ध जिस कौन सा व्यक्ति- कैमरे एक पर मिनट सर, प्रमाण है? कानून ये भी अपना बताओ। काम भाई कर साहब, रहा है एक ना, मिनट। कानून अपना काम जिस- कर रहा है ना। भाई साहब, कानून उनके में भी काम स्वाति कर रहा है। मालीवाल हमारी बहन के समान पांचों है। उंगलियां समान नहीं सुनो, होती, कोशिश मत करो रंगने की कानून उन्हें अपना पांचों काम को कर ऐसे रहा ही। है। ठीक है, जेजेपी से ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब भी दुष्यंत जी की रैली में जाओ तो वो शुरू करते हैं कि हम किसानों की, कमेरों की, पहलवानों की पार्टी हैं। जब विनेश फोगाट सड़क पे घसीटी गई, तब अपने एसी कमरे से उन्हें बाहर निकलने की फुर्सत नहीं मिली, तो कैसे आप पहलवानों की और देश की बेटियों की पार्टी हो? नहीं, दुष्यंत चौटाला जी बोले थे जी, वो तो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं हमेशा। दिक्कत ये है जी, सारी पार्टियां सिर्फ बात ही बात करती हैं महिलाओं के सम्मान की, उसके आगे कोई नहीं। आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। क्योंकि सिरसा की बात हुई तो एक सवाल सिरसा से जुड़ा आपसे पूछ लेता हूं, फिर करनाल पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, आपका एक अभियान भी अभी चला था लोगों को जोड़ने का। सिरसा में ऐसा क्या हुआ सर कि आपने अपने कैंडिडेट का नॉमिनेशन ही वापस करा लिया? चुनाव में कई बार रणनीतिक रूप से कोई निर्णय लिए जाते हैं। इस रणनीतिक निर्णय का भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर लाभ होगा, इतना ही कहना चाहता हूं। मतलब कांडा जी से पहली सेटिंग करे बैठे हैं आप? अब मैंने तो सेटिंग शब्द का प्रयोग नहीं किया, ये आपका शब्द हो सकता है। कोई बात नहीं, मेरे ही शब्द है। कांडा जी हमारे सहयोगी रहे हैं ना, आपको मालूम है। हाँ। कुछ कहने की वो जरूरत तो है कांग्रेस के भी सहयोगी रहे हैं। कुछ शेष नहीं बचा कहने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब चलिए, शेष चुनावी भी बचा। राजनीति आपने में ये बात मान ली है कि कांडा जी तो अपने ही हैं। अच्छा जी बताओ, आप आम आदमी पार्टी से हमने हो तो सर, पराया बताओ। कहा ही नहीं सर, मैं उनको करनाल कभी। का भी रहने वाला हूँ। मेरा भाजपा से कुछ सवाल है और कांग्रेस से। भाजपा से सवाल ये है, आप किसानों के हितैषी बनते हैं, उनकी सब्सिडी आपसे दी नहीं जा रही, आप कॉर्पोरेट्स को PLI स्कीम के थ्रू सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? दूसरा, कांग्रेस से सवाल ये है, हमारी बहन सुमिता सिंह जी 2014 में करनालियों को छोड़कर क्यों भागी? दूसरा सवाल, 2000 भाई साहब, इतने सारे सवाल नहीं, 2 सवाल हो गए आपके, अब एक एक करके आते हैं। हाँ जी। सर, मैं बीजेपी की प्रत्याशी से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्राइम में हरियाणा 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे है झारखंड जो रॉबरी में है, राजस्थान जो मर्डर में है, यूपी जो आर्म्स में है, दिल्ली जो डकैती में है, हरियाणा जो है
साइबर क्राइम में ये गरीब आदमियों का पैसा ओटीपी लेके निकला जाता है। क्राइम, ठीक है, क्राइम की बात कर रहे हैं। एक मिनट, दो तीन सवाल ले लेते हैं, फिर एक एक करके समझ लेंगे। हाँ जी मैडम, बताइए। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से बात करना चाहती हूँ। उनसे मेरा एक सवाल है राहुल गांधी जी के लिए। जब हमारा राम मंदिर 500 साल से टेंट में था, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? लेटेस्ट सवाल है उनका। लेटेस्ट सवाल ये है कि उन्हें राम मंदिर में कभी कोई अच्छाई तो दिखी नहीं। अभी 2 दिन पहले कह दिया कि वहाँ नाच गाना हुआ था, वहाँ नाच गाना हुआ था। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, हाँ जी भाई साहब बताओ। करनाल भाजपा के प्रत्याशी से मेरा सवाल है कि करनाल के लिए इन्होंने क्या किया? 2 सीएम बनने के बाद सीएम करनाल को सीएम सिटी की बजाय क्राइम सिटी बना दिया गया। सीएम सिटी की, एक मिनट, अब थोड़े सवाल हो गए, थोड़ा उनका जवाब भी ले ले, फिर दोबारा आता हूं आप लोगों के पास। सीएम सिटी की जगह क्राइम सिटी बना दिया गया। जाहिर सी बात है, बीजेपी सत्ता में है तो सबसे ज्यादा सवाल आपको ही झेलने पड़ेंगे। करनाल जो है वो स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है, एक सिटी जो चुनी गई थी। सबसे पहले तो उनके सवालों का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सीएम सिटी की जगह क्राइम सिटी बन गया है, इससे लोगों को बहुत पीड़ा है। जी देखिए, सीएम सिटी में और दूसरे सिटीज में क्राइम को लेकर के कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो सकता। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार ने जो उपाय किए वो और स्थानों की तुलना में यहाँ बेहतर हुए। यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के तहत, सुनिएगा जरा, स्मार्ट सिटी योजना के तहत हमने यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगाए, इंटीग्रेटेड निगरानी की व्यवस्था खड़ी की और अपराधियों को हम 24 घंटे में नाप लेते हैं। बीच में नहीं भाई, हम करनाल में अपराध करने वालों को रोक भी रहे हैं, टोक भी रहे हैं, एक सवाल, ठोक भी रहे हैं। एक सवाल जी भाई साहब मैं आ जाऊंगा, रुक जाओ। आपने कहा कि करनाल में एक स्मार्ट सिटी होने के कारण काफी सारे काम हुए। सीएम सिटी भी है, इसी वजह से सवाल बार बार उठता है। पूछिए साहब। पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल 17 नंबर से 115 नंबर पे पहुंच गया है। 1200 करोड़ रुपए का बात करते हो कि हमने करनाल के अंदर लगा दिए हैं। सीएम सिटी होने के बाद 17 से 115, 112 अंक नीचे गिरे हैं आप। आपको नहीं लगता जिस सिटी ने 2 बार मुख्यमंत्री को जिताया वो कम से कम साफ गलियां और साफ सड़कें तो डिजर्व करती है? मैं बताता हूं आपको कि 2014 से पहले के करनाल के भीतर दाखिल होने वाली सड़कें आज जैसी बेहतर थी क्या? स्मार्ट सिटी की बात है, उसका जवाब है। करनाल, सर वो मुझ पे छोड़ दीजिए। 2014 से पहले का करनाल, क्या किसी एक भी पार्क में कहीं ओपन जिम लगे हुए थे क्या? 2014 से पहले के करनाल में कहीं कोई एसटीपी था क्या? कहीं कोई ड्रेनेज की बेहतर अच्छा व्यवस्था थी क्या? आप ये कह रहे हैं, सड़कें बेहतर थी क्या? आप ये कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे काम किए। बहुत अच्छे, मैंने एक काम का आपसे सवाल पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप 10 साल पहले लेके बता तो रहा हूं। मैंने आपसे 10 साल में जो काम किया उसको बता रहा हूं। कूड़े पे आपसे सवाल पूछा, मैं कह रहा हूं 17 से 115, यानी कि 17 से 1 नहीं पहुंचा करनाल, 112 पीछे गिर गया। सफाई आप करा नहीं पा रहे, आप कह रहे हो हमने बड़े सारे काम कर दिए। कभी कभार कोई आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन करनाल अब उत्तर नहीं सुन रहे आप, जो आंकड़ा उत्तर तो सुनिए। जो आंकड़ा समझ में ना आए वो आगे पीछे, नहीं, जो आंकड़ा समझ में आए वो बिल्कुल ठीक आगे चल रहा है। जो बता रहा हूं कि करनाल आज 10 साल के भाजपा शासन के बाद बेहतर पानी पा रहा है, बेहतर गलियां, बेहतर सड़कें, लगातार जो बात कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर ड्रेनेज हो गया सर, बेहतर अस्पताल हो गया सर। लगातार ये जो सवाल जो उठ रहा है, आप कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं करा। अगर कुछ काम नहीं करा तो जनता खामखा में 10 साल से जिता रही है जी। झूठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार 3 बार तो चढ़ती, 2 बार खट्टर साहब के लिए, एक बार नहीं, तभी तो छोड़ के चले गए। तो कैसे? तभी तो छोड़ के चले गए, लोगों का फेस ना कर पाए। जनता जो इन्होंने 1000 करोड़, जनता विश्वास नहीं कर पा रही कांग्रेस पे। आपके माध्यम से 1000 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम का आया, भ्रष्टाचार का हपड़ा दिया, सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया। ऐसा कौन सा क्राइम है जो करनाल में नहीं हुआ? ऐसा कौन सा फीसद नहीं पकड़ा गया? मैं आपसे एक सवाल, आप कहने बहुत करप्शन हुआ और क्राइम हुआ। कांग्रेस पार्टी तो ऑपोजिशन में है ना सर, कितनी एफआईआर कांग्रेस ने दर्ज कराई क्राइम और करप्शन के लिए? हर प्राणी करा रहा है, वो खड़े हैं, आओ आगे, कौन खड़े हैं यहाँ? ये इनसे पूछो, इनसे पूछ लो। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड। जनता ने कराई, आपने नहीं कराई ना? ऑन रिकॉर्ड। हाँ जी, मैं करनाल की जनता में से हूँ, विशाल अरोड़ा मेरा नाम है। मैंने एक समाज हित में भाजपाइयों द्वारा किए गए कब्जे
और भाजपा जो पार्टी सनातन धर्म वो मंदिर के नाम पे वोट, सवाल पे आ जाओ सर। हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, मंदिर के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया आरटीआई के कागजों के साथ। दूसरी बात, क्या क्या उजागर किया आपने? उसके अंदर करोड़ों रुपए का स्कैम है ऑन रिकॉर्ड आरटीआई के डॉक्यूमेंट्स के साथ। सरकार ने क्या किया? आपने एफआईआर दर्ज कराई उस पे? भाजपा के उल्टा इनकी एफआईआर दर्ज कर ली। भाजपा के उल्टा एफआईआर दर्ज कर ली। जगमोहन आनंद ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया मेरे खिलाफ एफआईआर कराने का, उससे दाल निकली। उसके बाद इनके भ्रष्टाचारी, उनके भ्रष्टाचारी भाजपा के प्रत्याशी डिबेट में क्यों नहीं आते? खट्टर जी ने एक मिनट, इनको पंजाब लेके गए, वहाँ टॉर्चर किया, पंजाब में जाकर। जनता है सर, ये तो यही वोटर है 5 तारीख को नहीं वोट देना है जी। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार का कोई भी मामला किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड पर अगर आया तो कांग्रेस के समय में, लोकदल के समय में उनको ढका जाता था, बचाया जाता था। हमारे कार्यकाल में हर मामले की जांच पड़ताल तहकीकात हुई, आपके और कार्यकाल हमने लोगों को जेल में ठूसा। आपके कार्यकाल में चला रहे ठीक है, हैं। आपके कार्यकाल में फर्क शायद ये है, इनके केस में भी इन्वेस्टिगेशन हुई होगी, फर्क निश्चित तौर पर हुई होगी। एक मिनट भाई साहब, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं इस बात को। आपके मानने ना मानने से नहीं, भुक्त भोगी तो वो है। आप कह रहे हैं उन्होंने ढका, आपने ढका नहीं, आपने उल्टी एफआईआर करा दी। हमने दुष्टों को, अपराधियों को, क्रिमिनल्स को जेलों में ठूसा है। एक मिनट, रिकॉर्ड पर है ये भाई बात। साहब, हमने किसी का बचाव नहीं किया भाई साहब। राजनीतिक भाषण है भाई साहब, किसी का बचाव नहीं किया हमने। ये एक मिनट, ये दुष्ट लग रहे हैं आपको? नहीं, मैंने दुष्ट है क्या? मैंने तो नहीं कहा। इनके खिलाफ एफआईआर क्यों हुई? मेरे मुंह में मैंने आपसे पूछा, शब्द नहीं डाला, सवाल पूछा। ये भाई साहब दुष्ट तो नहीं है ना? तो इनके खिलाफ एफआईआर कराने के बाद इन पे काउंटर एफआईआर क्यों हुई भाई साहब? मैं उत्तर देता हूं। मेरे खिलाफ एफआईआर इसलिए करी क्योंकि मैं चुप नहीं हो रहा था, मैं भ्रष्टाचार को उजागर करता जा रहा था पब्लिकली, ताकि लोगों को सबको पता लगे। हाँ, एक आइसोलेटेड केस को नजीर मत बनाइए। इनको भी न्याय दिलवाने का काम मेरा है, हमारा है। आपकी सरकार जा रही है, आप कब न्याय दोगे? आप तो जा रहे हो, चलो लड़का आप तो आ नहीं रहे, हम लौट कर आ रहे हैं, हम तीसरी बार आ रहे हैं। भाई साहब, आप दोनों को मैं माफी चाहता हूँ। मैं आप दोनों को खड़ा है सर, आप मुझे मत बताइए, मैं करूंगा। आप नशे के खिलाफ, आप चुन के लाए हो, आप चुन के लाए हो, नहीं लाए हो ना, तो मुझे जाने दीजिए, मैं चुनूंगा। एक मिनट, ये जो आप लोग दोनों दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, 8 तारीख तक हर प्रत्याशी, हर पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है। जनता पे इतनी मेहरबानी कीजिए, विनम्रता से उन्हें चुनने दीजिए कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। एक मिनट, बताइए। सर, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ भाजपा से कि इन्होंने ये शिक्षा की बात करते हैं, हरियाणा में कितने ही सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और बेरोजगारी में हरियाणा जो है वो सबसे नंबर 1 है, तो इन्होंने क्या? शिक्षा और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, पीछे से सवाल है, तो पहले उन्हें सवाल पूछने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 1966 में हरियाणा बना, तब से लेकर आज तक जितने महिलाओं के कॉलेज बने थे उससे अधिक महिलाओं के कॉलेज हरियाणा में हमने बनाए, नए विश्वविद्यालय बनाए। मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं। करनाल वाले बैठे हैं ना, करनाल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं था 1966 से लेकर 14 तक। आज 3 विश्वविद्यालय हैं और ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज दुगने हो गए, एमबीबीएस की सीटें दोगुनी हो गई, एमडी की सीटें बढ़ गई। साहब, आपने इतना काम किया। एक मिनट, आपने इतना काम करना कहते हैं। मैं आज करनाल में था, तो जब मैं करनाल में घूम रहा था तो मुझे जगह जगह दिखाई पड़े, विदेश जाइए, आइल्स का एग्जाम दीजिए, वीजा ले लीजिए। तो मुझे लगा कि एक बच्चों से जाके बात करनी चाहिए। वो रिपोर्ट जरा पहले देखिए कि क्यों ऐसा है कि हरियाणा में, खासतौर से करनाल में जब मैं आज घूमा, तो कैसे बच्चे किसी भी हद पर यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बेचकर भी यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। वो रिपोर्ट इस वक्त आप ज़रा देखिए। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, और अभी तक आपने क्या किया? अभी तक सर मैंने 12th करी है, पिछले साल मेरी 12th कंप्लीट हुई थी, और फिर अब मेरा प्लान है फॉरेन जाने का। कहाँ जाना चाहते हो? मैं यूके या फिर किसी यूरोप की कंट्री। 2 कज़न गए हैं, एक यूएस में है, एक कनाडा में है, और वो वहाँ पर अच्छी जॉब कर रहे हैं आज। तो इसलिए बाहर जाना है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है? अपॉर्चुनिटीज़ हैं सर, लेकिन पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहिए। बाहर जाना चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं? यस सर। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे फादर की फ्लोर मिल है सर। सर मैं फार्मासिस्ट हूँ और ग्रेजुएशन साथ है BCA इंजीनियरिंग से। तो
मतलब क्या प्लान, बाहर पढ़ने जाना है, सेटल होने जाना है, जॉब के लिए जाना है, क्या सोच के जाए? सर यहाँ से तो पीटी देने के बाद वहाँ स्टडी वीज़ा के बाद वहाँ वर्क के लिए जी। आपका क्या नाम है मैडम? शिवानी सर। आप कहाँ से हो? करनाल से। आप करनाल से? हाँ जी सर। आपने भी प्लान किया है बाहर जाके पढ़ना है, रहना है? हाँ जी सर। क्यों ऐसा आपने प्लान किया? सपना भी होता है कई बच्चों का बाहर जाना, ये नहीं है कि सिर्फ काम के लिए जाना है या सिर्फ उसके लिए, सपना होता है कई बच्चों का। और मेरा भाई गया हुआ बड़ा, इस वजह से भी मेरे को जाना है, स्टडी के लिए भी जाना है, वर्क के लिए भी जाना है। तो क्या अभी क्या कभी ऐसा भी लगता है कि यहाँ से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसलिए जाना है भी है, और यहाँ पे है अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है बहुत, पर फिर ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं, ऐसे सपना होता है किसी का, इसलिए मेरा तो सपना ही है बाहर जाना। तो आपका भी ऐसे ही ड्रीम है बाहर जाने का? कहाँ से हो आप? करनाल से। करनाल से ही हो? कैसे शुरू हुआ ये सोचना कि चलो बाहर चलते हैं यहाँ से निकल के? तो सारे ही जा रहे हैं तो हमने सोचा हम भी चलो। सारे ही जा रहे हैं आसपास के ग्रुप में? सारे मेरे लोग? भाई सर बाहर गए। आपका भाई भी रियल ब्रदर बाहर। तो क्या आप लोगों को यहाँ पे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी लगती है या आपको लगता है वहाँ ज़्यादा बेटर है इसलिए वहाँ चले जाए? फॉरेन में सर बेटर अपॉर्चुनिटी है फॉर स्टडी। वहाँ पे सर करेंसी भी है थोड़ी, कि भाई करेंसी ज़्यादा, अपने पैसे की करेंसी ज़्यादा है इस करके भी। और सर यहाँ पे इतना वो भी नहीं है, यहाँ पे सर जॉब के लिए हाईएस्ट स्टडी करनी पड़ रही है, और फिर अगर हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग गए तो सर मिल भी नहीं रही है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है सर। सबका अब जो टीनेजर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे इस चीज़ से कि ओवरसीज़ जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल हाई होएगा, लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है। जी लिविंग स्टैंडर्ड बेटर है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द मनी एंड इनकम, यूके का एक पौंड इंडियन रुपीज़ के 110 रुपीज़ के इक्वल है, तो क्यों स्टूडेंट प्रेफर नहीं करेगा वहाँ पे जाना? बट जाने से पहले अभी तो बहुत सारा पैसा चाहिए भी होता है ना जाने के लिए, सबको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। डन सर, इन्वेस्टमेंट हर एक चीज़ में नीडेड है जब भी आप सक्सेस पे जा सको। मतलब ये आप देख रहे हो कि अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो सो दैट यू हैव अ बेटर फ्यूचर, राइट? यस ऑफ कोर्स। आपके पेरेंट्स को फाइनेंशियली कैसे मैनेज करेंगे, कर रहे हैं वो इसको? सर एज आई से मैंशन बिफोर, इन्वेस्टमेंट नीडेड है ही है। दे कुछ पेरेंट्स के खुद का ऐसा लेवल है कि वो कर सकते हैं, कुछ वो खुद मैनेज कर सकते हैं कि मैं बाहर जाऊं ताकि मैं उनको इन फ्यूचर उनको फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग रखूं कि कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड मैं उनका भी और अपना फ्यूचर स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। पैसा कमाना है इसलिए बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो जॉब है ही नहीं। 2 लाख वैकेंसी है और 10 लाख तो बंदे पेपर दे देते हैं, वो किस किस को मतलब सिलेक्ट करे, तो इसलिए हमारा तो नंबर आने ही नहीं है। अब मतलब मिडिल वैसे है ना, जो हाईएस्ट बच्चे भी नहीं, अभी 90 में से 90 आने वाले हैं, हमारे यहाँ 60% वाले बच्चे में पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए जो भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा बाहर ही है। लेकिन सवाल सर ये है कि अगर इतना बेहतर काम हुआ तो क्यों आज के युवाओं को लग नहीं रहा कि हरियाणा में भविष्य है? क्यों? मैं यहाँ पे खुद गया, एक मार्केट के अंदर मैंने गिनती करी, 28 एक के साथ एक लगी हुई 28 दुकानें, 28 इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हुए हैं जो बच्चों को सिर्फ एक मार्केट में विदेश भेज रहे हैं। अगर इतने अवसर होते तो बच्चे बाहर क्यों जाते सर? आपने वो विदेश जाने वाली दुकानें तो देख ली, आपने करनाल के 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे जहां हजारों की संख्या में युवा हरियाणा में पक्की सरकारी नौकरी जो अब मेरिट पर मिलती है उसकी तैयारियां करते हैं। हमने कांग्रेस से 2 गुनी पक्की सरकारी नौकरियां बिना जाति देखे, बिना जिला देखे, आंकड़ा बताइए, बिना नोटों, आंकड़ा बताइए, आंकड़ा देता हूं, आंकड़ा बताइए। कांग्रेस के शासनकाल में 1 मिनट सर, 1 मिनट। कांग्रेस के शासनकाल में मेरे से आंकड़ा उन्होंने मांगा, मैं भाई साहब उनको जवाब दे रहे हैं, पहले उन्हें बोलने दीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में 10 वर्षों में 85-86 हजार पक्की सरकारी नौकरियां दी गई। हमने उतने ही समय में 1,50,000 के लगभग सरकारी नौकरियां दी। आपका आंकड़ा गलत है, पक्की नौकरियां दी। आपका आंकड़ा गलत है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। पहली बात, कांग्रेस के टाइम में 82,000, आपके टाइम में 1,44,000। 1 मिनट मुझे अपनी बात पूरी करने, 1 मिनट मुझे लगभग 1.5 लाख मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस 1,44,000 में आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो लोगों को दे रहे हैं उसका भी गिनती कर रहे हैं। अपनी सरकार का आंकड़ा खुद उठा के देखिए। अगर आप आंकड़े सही जानते तो ऐसा भद्दा मजाक हरियाणा के लोगों के साथ नहीं करते। इसमें एक भी कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। आई चैलेंज यू, आप दिखा दीजिए। हम यही बैठे हुए ना, हम यही बैठे हुए, हम जनता के सामने यही बैठे हुए, आंकड़ा निकाल के दिखाइए। जिनको आप कॉन्ट्रैक्चुअल कह रहे हैं HKRN वाले, वो 1,20,000 अलग है महाराज। आप हरियाणा के बारे में जानते नहीं। सर
कहाँ दिखाऊं? जो आप 1,44,000 बहुत रेगुलर सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। ठीक है, झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज, आप अपने चैनल पर डिबेट रख लीजिए, मैं दस्तावेज लेकर यही आ डिबेट जाऊंगा। है। दस्तावेज देखिए, आप दीजिए यानी ना, कि आप साबित करिए यानी कि आप कि इसमें तैयार कॉन्फ्लिक्ट होकर ही चल रहा नहीं आए है। थे। आप बताइए, आपको लगा आप था झूठ बोलेंगे, आंकड़े फेंक आप झूठ देंगे बोलेंगे, और काम चल आप जाएगा। झूठ बोलेंगे, अभी चलेगा। दिखाइए, आप बताइए, डिवीजन कौन दिखाइए। सी- हरियाणा में CMIE का डेटा आया है। हरियाणा में CMIE का डेटा कहता है 32% बेरोजगारी है हरियाणा में, सबसे ज्यादा है देश में। आपने नौकरियों की गंगा बहा दी और फिर भी हरियाणा इतना पीछे खड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, सारे बच्चे कि ये- बेरोजगार बाहर जा रहे हैं, यहाँ कहाँ इंडिया में नहीं बच्चे कहाँ चलेंगे? सारे चलेंगे बाहर। उत्तर मुझसे पूछा है ना। एक मिनट, CMIE, एक मिनट, CMIE जिसका आंकड़ा आप लेकर आए हैं, भाई उसके साहब, शोर आंकड़ों नहीं, शोर को, CMIE के आंकड़ों को हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के पटल पर फाड़कर फेंका था। और CMI इनकी पार्टी के लिए काम करने वाली एजेंसी है। ये आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इससे पहले केंद्र सरकार निर्मला सीतारमण CMI का डेटा देकर कह रही थी कि हमने इसको कम कर दिया है। बनाने वाली जहां कंपनी, जहां डेटा इनका आपको काम मैनिफेस्टो करे बनाने वाली वहां वो कंपनी, ठीक है, इनका वरना बाहर के मैनिफेस्टो फेंक बनाने देंगे। वाली कंपनी, उसके आंकड़े देकर के हरियाणा को गुमराह करोगे। एक मिनट, ये जो आंकड़े बता रहे हैं, बार बार कहते हैं कि कांग्रेस का जब राज था तो नौकरी जो है वो खर्ची और पर्ची से मिलती थी, या फिर सारी जो नौकरी है वो रोहतक और उसके आसपास जाती थी। हुड्डा जी पर चिपक गया भाई साहब। ये जनता अभी भी कह रही है कि सरकार आएगी तो फिर बिना खर्ची पर्ची हो पर्ची जाएगी। बिना खर्ची वाली इनकी बात झूठ है। इनके सर्विस कमीशन बोर्ड दफ्तर के अंदर जहाँ नौकरी मिलती है 3 करोड़ रुपया गिनने के लिए मशीनें मंगाएगी। ये बात करते हैं, ये झूठ बोलते हैं सारे, है जी। ये 3 करोड़ रुपये इनके गिना गया, कहाँ थे ये? बिना पर्ची बिना खर्ची बात। 37 बार पेपर लीक हुए, नौकरी मिलेगी कहाँ से इनको? पर एक बात तो 37 बार बताइए, पेपर लीक हुए हैं। पर एक बात तो बताइए, हुड्डा साहब बार बार ये बात कह रहे थे रोहतक की जनता के सिवा किसी को फायदा नहीं हुआ, ऐसा जनता मान रही है। सरकार दोबारा अगर आ गई तो क्या हरियाणा- सारी नौकरियां वहीं जाएंगी? कहीं भी टोटल हरियाणा के अंदर नौकरियां लगी है, ये तो इन्होंने मुद्दा बना लिया क्योंकि इनका CM फेल हो चुका। जब आपकी इनका पार्टी CM फेल हो के- चुका, ना आपकी कोई पार्टी नौकरी ना के- खर्ची ना किसी रोजगार दिया इन्होंने, इसलिए ये बात कर रहे हैं। आपको बोलना पड़ेगा, थोड़ा शोर मुझे कम। एक मिनट शांत हो जाइए। मैं आपकी उत्तर देता पार्टी हूं। के मैं कैंडिडेट उत्तर हैं, आपकी पार्टी के, कांग्रेस के। भाई साहब रुक जाओ, आपकी पार्टी के कैंडिडेट हैं, Sitting उनका MLA। एक बयान जो है वो बड़ा वायरल है आजकल। मैं आपको सुनाऊं या आपको याद आया? तो आप बोलिए, आप बोलिए। बयान ये दे रहे हैं 50 वोट पर 1 नौकरी, खर्ची पर्ची तो अभी चला रखी भाई साहब आपने। कौन सा बयान बताइए आप? सिटिंग MLA हैं आपके, कहा क्या बोला? MLA हैं आपके, नहीं बोला। 50 वोट पर 1 नौकरी। बिल्कुल नहीं बोला गया, बिल्कुल नहीं बोला गया, बिल्कुल गलत बात है। हम नहीं मानते इस बात को। ऐसे ही दिक्कत होती मैं है, उत्तर जो सवाल थोड़ा तीखा हो जाए, हमने नहीं सुना, नहीं, हमें पता ही नहीं, नहीं ऐसा उसके हो ही बारे नहीं में। सकती। जो मैडम, चीज पीछे। वीडियो पर है, आपने सवाल जो पूछ लिया, वायरल आपने हो सवाल- रही है, आपने जो सवाल उससे भी पूछ इनकार लिया। कर रहे हैं। आप एक सेकंड असंध के इनके MLA ने कहा अपना पेट पीटेंगे, अपना घर भरेंगे, रिश्तेदारों को खुश करेंगे। हो गया सर। एक मिनट आप लोग, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप ये देख रहे हैं जनता, ये जनता जो है वो सवाल पूछ रही है कांग्रेस और बीजेपी से। मुश्किल ये है कि जनता भी नहीं मान रही कि आपसे सवाल पूछे जाएं, तो क्या देखिए- कॉन्टेस्ट से बिल्कुल बाहर हो आप? देखिए अंकित जी, यहाँ पर जो सवाल पूछने का है, कांग्रेस नागनाथ है तो बीजेपी साफ नाथ है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम जनता के हित के अंदर जो है आज मैदान के अंदर डटे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि इस बार भाई साहब 1 मिनट, क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या चौटाला साहब तो 10 साल जेल नहीं काट के आया क्या? अरे हाँ, काट के आया है। मैं बताऊंगा, रोजगार के बदले दूसरी बात, अलमारी तोड़कर आज हुड्डा आपने अपनी बात सर, सवाल पूछ लिया उसने। हाँ, आज हुड्डा साहब जो है दलित विरोधी आपने है। सर 1 मिनट, हाँ जी, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, हाँ। आप भ्रष्टाचार की बात कैसे कर रहे हो? आपके तो सबसे बड़े नेता जेल में रह के देखिए आए भाई हमने साहब। रोजगार दिया, रोजगार के उसके बदले में जिनको रोजगार दिया, अलमारी तोड़कर, अब भी हम मेरिट रोजगार लिस्ट देंगे, चाहे फाड़कर, हमें फांसी क्यों ना लगे। अलमारी तोड़कर, अब भी हम मेरिट रोजगार लिस्ट देंगे लोगों फाड़कर को। रोजगार दिया। एक सवाल मैं आपसे और रोजगार पूछूं, देने एक का सवाल काम और, एक करेंगे। सवाल और। आपने कहा कि इस बार आपके बिना सरकार नहीं बनेगी, ऐसा आपका मानना है। किसको समर्थन देने की तैयारी है अगर जरूरत पड़ी तो, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए
यहाँ पर जो है कि हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ना कांग्रेस आ रही है ना फूल आ रहा है। चश्मा लगा के देखो, इस हरियाणा प्रदेश के अंदर हाथी धूल उठा रहा है। 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 को वो तय होगा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप शिक्षा के मॉडल की बात कर रहे हैं। जनता ये सवाल पूछेगी कि अभी पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर अगर इतना अच्छा आपने काम किया होता तो शायद आपको जनता यहाँ हाथों हाथ ले रही होती। अपनी बात पहुँचा नहीं पाए या कुछ मॉडल में दम नहीं है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में काम किया है वो आज तक किसी प्रदेश में नहीं हुआ। आज दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हैं या नहीं? यदि मैडम ट्रंप अमेरिका से आती हैं तो दिल्ली के स्कूल देखती हैं कि नहीं? आज दिल्ली में जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर तो हरियाणा में भी बनाएंगे ना। जब हमारी सरकार आएगी हरियाणा में भी बनाएंगे ना। आपको लग रहा है इस बार आपकी मौका मिलने वाला है? इस बार हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है इस भ्रष्टाचारी और जुमलेबाजी सरकार को बाहर निकालना है और केजरीवाल जी की सरकार को लाना है, एक ईमानदार सरकार को लाना है। चाबी इस बार आम आदमी पार्टी पूर्ण स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आएगी। ठीक है सर, चाबी किसका ताला खोल रही है इस बार? माइक पे चाबी और ताला हमारा होगा। चाबी भी आपकी, ताला भी आपका। पिछली बार भी यही कह के वोट ले लिए थे, फिर जाके बीजेपी के साथ बैठ गए थे आप। अब की बार बीजेपी के साथ नहीं है। पक्का? पक्का। लिख के ले लो, दुष्यंत चौटाला को यही कहा था 2019 में भी। दुष्यंत चौटाला सीएम। एक मिनट, मैं इनसे अपना बीजेपी वालों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। यहाँ से 80 किलोमीटर तक का कोई टोल नहीं यदि हम बाला की तरफ जाते हैं। यदि हम करनाल से हम सोनीपत की जाते हैं 3 टोल टैक्स हैं। हम इनके सभी नेताओं को मिलाए हैं, सीएम को, सबको, करनाल के जितने लोकल हैं, अभी तक इन्होंने कोई भी टोल टैक्स का कोई हल नहीं करा। टोल टैक्स का मुद्दा उठा रहे हैं। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, मोदी जी आते हैं, खट्टर जी यहाँ सीएम रह गए 2 बार ही, एक एनडीए नहीं खुलवा सकते, और मोदी जी के जो पोस्टर लगते हैं, मोदी जी आते हैं, खट्टर की फोटो क्यों नहीं होती? वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी के फोटो लगाते हो आप, रैली होती है उनकी, खट्टर साहब की फोटो नहीं लगाते, कि डर रहे कि याद आ जाएगा लोगों को 9.5 साल क्या किया और दिक्कत हो जाएगी। मनोहर जी ने बतौर मुख्यमंत्री बहुत अच्छे काम किए, और जहां जिन कार्यक्रमों में उनको होना होता है, वहां उनकी फोटो भी लगती है, और वो अलग एक मिनट खट्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया 9.5 साल। निश्चित तौर पर फोटो नहीं है जी उनकी, मुख्यमंत्री जी। मैं जवाब देता हूँ। मनोहर जी की फोटो जहां प्रदेश में अनेक रैलियों में वो रहे हैं, अनेक स्थानों पर आपको उनकी फोटो दिख जाएगी। मान लीजिए कुछ जगह नहीं दिखी तो इसका मतलब इनको बहुत प्रेम है क्या, जो परेशान हो रहे हैं? हो ही रहे होंगे जी, इतना प्रेम है तो तय मानिए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। वो जनता तय करेगी। एक सवाल उनका था टोल को लेकर, वो 1 सेकंड नहीं भाई साहब, उनको जवाब तो देने दो आप। टोल को लेकर वो पूछ रहे हैं, क्या सवाल था भाई साहब आपका? 300 का टोल था, 6000 रुपए का हो गया है। हर एक एमपी मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं, हर एक कैंडिडेट, गोरंडा वाले उनसे भी मिल गए, हर एक बंदे को मिल गए। कोई टोल का देखिए, मैं ये मानता हूँ निजी तौर पर भी, पार्टी के नाते भी, कि टोल की जो पॉलिसी है पीछे सर पूछ लिया आपने, जवाब देने, उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है। हमारे जो भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, भाई साहब पीछे जाओ आप। इस व्यवस्था को बेहतरीन बनाने के कई आइडियाज पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में चीजें और बेहतर होंगी। हमने बेहतर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज दिए हैं। ठीक है, समाधान हम ही देंगे, कई समस्या है तो अंत में नहीं सर, नहीं हो पाएगा। करने वाले समाधान नहीं दे सकते, हम समाधान देंगे। तय मानिए, समाधान हम देंगे। अंत में मैं आप सभी को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड। आप जनता को बताइए कि आपको इस बार क्यों चुना जाए। जेजेपी से शुरू करते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। जननायक जनता पार्टी के हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी सीएम बनने जा रहे हैं। ताला चाबी उनका होगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री ना मनोहर लाल बनेगा ना नायब सैनी। अगर इनकी सरकार आती है तो तीसरा ही बनावेंगे। और कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा से नहीं बनेंगे, वहाँ बनेगी कुमारी सैलजा। ठीक है, 30 सेकंड आपके। जनता आपको क्यों चुने? हरियाणा की जनता हमें इसलिए चुनेगी क्योंकि हमने मेरिट और मेहनत का सम्मान करने वाली पारदर्शी सरकार दी है। हमने हरियाणा के 6000 गांवों को
जगमग किया है। हम 2 लाख नौकरियां और आने वाले दिनों में इसी अंदाज में देने वाले हैं। हरियाणा की हर महिला को 2100 रुपये हम लाडो लक्ष्मी योजना में देंगे। हर हरियाणवी हमारी सरकार तीसरी बार बनने पर 10 लाख रुपए आयुष्मान भारत योजना में पाएगा। आपका समय खत्म हुआ। अब 30 सेकंड आपके। हरियाणा की जनता, करनाल की जनता आपको मौका क्यों दे? हम भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त बेरोजगारों को रोजगार, जो भय, भूख, भ्रष्टाचार भाजपा ने मचाया है वो मुक्त सरकार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। और करनाल के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए जो ये खा के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और आज के बाद 2 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां पेंडिंग पड़ी हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके, वो देंगे। आपका समय खत्म। हरियाणा की जनता आपको मौका क्यों दे? हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे और गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। 1100 रुपये महिलाओं को जो है वो रसोई के लिए खर्च करने के लिए देंगे। और जो है कि बिजली के बिल जो स्मार्ट मीटर जो लगाए हुए हैं इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपका समय खत्म। आपको मौका क्यों दे इस बार की जनता? आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता इसलिए मौका देगी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में हमने जो काम किया है उसको हरियाणा की जनता भी चाहती है। दिल्ली में जो हमने सरकारी स्कूल बनाए हैं हरियाणा की जनता भी चाहती है कि वैसे सरकारी स्कूल हरियाणा में भी हो। जो दिल्ली में हम लोग बिजली की सुविधा देते हैं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपने मुझे सबसे कम समय दीजिए। हमने 300 यूनिट बिजली देंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। फैसला जनता का है, जनता पे छोड़ देते हैं। 8 तारीख को चल जाएगा पता कि किसके वादों में कितना है दम। बहुत बहुत शुक्रिया।